वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में नॉर्टन्स थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहां पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। आपको पता है इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सभी को 3 स्टेप्स में सॉल्व किए थे और नॉर्टन थ्योरम के प्रॉब्लम्स हमेशा 3 स्टेप्स में ही सॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या है, देखो आपको स्टेप्स लिख के देते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड द ZTH यानी होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। सेकंड स्टेप होता है टू फाइंड द नॉर्टन करंट यानी IN और थर्ड स्टेप होता है टू ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये नेक्स्ट स्टेप होता है और ये स्टेप्स जो है बिल्कुल उसी तरह से है जैसा हमने थेवेनिन थ्योरम में स्टडी किए थे। थेवेनिन थ्योरम में जो 3 स्टेप्स होती है उसमें भी पहला स्टेप होता है ZTH, सेकंड स्टेप उसमें होता था VTH और थर्ड स्टेप उसमें भी है इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम्स और नॉर्टन थ्योरम के प्रॉब्लम्स में कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है आप देख सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम में भी हमने ZTH फाइंड आउट किए थे, नॉर्टन थ्योरम में भी हमें ZTH फाइंड आउट करना पड़ता है। ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस, Z यानी इंपेडेंस एंड TH लिखा है यानी थेवेनिन का जो TH है ना वो यहाँ पे यूज होता है। तो नॉर्टन थ्योरम में भी हमें ZTH निकालना पड़ता है और थेवेनिन थ्योरम में भी ZTH निकालना पड़ता है। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप होता है नॉर्टन थ्योरम में टू फाइंड द नॉर्टन करंट IN और थेवेनिन थ्योरम में सेकंड स्टेप होता है VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये थोड़ा सा चेंज है। और थर्ड में भी आपको सेम है। थर्ड में आपको यहाँ पे आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, जबकि यहाँ पे आपको थेवेनिन थ्योरम में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात और बता देते हैं कि ये जो स्टेप्स है ये इसी सीक्वेंस में, मतलब ZTH आपको पहले करना चाहिए, IN उसके बाद करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहे तो IN पहले करो और ZTH बाद में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों होने के बाद ही आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। इक्विवेलेंट सर्किट वाला स्टेप आखिरी में ही आता है, लेकिन ये दोनों में कौन सा पहले करना वो चॉइस आपकी है। ठीक है, हर प्रॉब्लम में यही होता है। ठीक है, ओके तो चलो अब हम यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे प्रॉपर्ली तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने को बोल रहा है। यहां पे कोई एलिमेंट में से करंट वगैरह फाइंड आउट करो, किसी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करो या पावर फाइंड आउट करो, ऐसा लिखा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने को बोल रहे हैं। तो अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आपको बस ये 2 चीजें चाहिए, ZTH फाइंड आउट करना पड़ेगा और IN फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। तो पहला स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 टू फाइंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। तो अगर आपको ZTH फाइंड आउट करना है तो आपको एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि ZTH को फाइंड आउट करने के लिए रूल यह है कि ZTH हमेशा ओपन टर्मिनल्स के बीच में फाइंड आउट किया जाता है और उसके लिए सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे ओपन टर्मिनल AB यहां पे दिया हुआ है ना। ये ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस हम ZTH फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सभी सोर्सेज को हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहां पे सोर्स कौन सा है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, हमें इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इट मींस हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो हमें एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसी सर्किट को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, इसी सर्किट को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने किए, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ZTH फाइंड आउट करना। आपको सर्किट लेकिन ड्रॉ करना कंपलसरी है, ये देखो। और अब हमें यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखो हमने उसको हटा दिए और ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये देखो। और अब यहाँ पे ओपन टर्मिनल AB के बीच में आपको ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस आपको ZTH फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ZTH आपको ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस फाइंड आउट करना होता है। तो चलो फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप यहां देख सकते हैं ZTH यानी इनडायरेक्टली, जैसे आप कोई भी सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे आप कोई भी सीरीज पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये आपको निकालना है। ZTH बोलो या इक्विवेलेंट इंपेडेंस बोलो तो भी चलता है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो, क्योंकि सर्किट में देखो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ZTH, यहां पे देखो क्या दिख रहा है, 2 और 5 जो है वो पैरेलल में है और 4 के साथ सीरीज में है। तो हम यहां लिख लेंगे 2 इज पैरेलल टू 5 एंड इट इज इन सीरीज विथ 4। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे 2 × 5
डिवाइडेड बाय 2 + 5 + 4। जैसे आपको पता है दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो ये देखिए ये R1 है, ये R2 है, समझ लो। तो R1 × R2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय R1 + R2। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे बस ये पूरा कैलकुलेशन, और आप चाहे तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज करो। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आपको यूज करना चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है 5.428 ओहम। तो ये हमने फाइंड आउट किए ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस हमने फाइंड आउट कर लिए। पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। पहला स्टेप हो गया यानी ये वाली स्टेप हो गई। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? IN यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन करंट बोलते हैं उसको, नॉर्टन करंट IN। सो स्टेप 2 नॉर्टन करंट, कैलकुलेशन ऑफ IN। तो इसके लिए भी आपको फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि रूल क्या है वो सुनो। रूल ये है कि नॉर्टन करंट आपको जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको जो एलिमेंट्स मतलब जो सोर्सेस आपने जो यहाँ पे डीएक्टिवेट किए थे उसको आपको फिर से एक्टिवेट करना है। मतलब ये आपको वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करेंगे हम, एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे जो ओपन टर्मिनल्स AB जो है ना इसको हम शॉर्ट करेंगे, और वो शॉर्ट ब्रांच में से जो करंट फ्लो होगा ना उसी को कहेंगे नॉर्टन करंट IN। ठीक है, ये जो नॉर्टन करंट IN है आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉर्टन करंट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट ब्रांच में से जो करंट फ्लो होता है ना उसी को नॉर्टन करंट कहा जाता है। जैसे ये ओपन टर्मिनल AB को बस यहाँ पे ज्वाइन कर दो, मतलब इनको शॉर्ट कर दो, उसमें से जो करंट फ्लो होगा ना वो होगा नॉर्टन करंट। देखो आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देते हैं तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू स्टेज ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसा हमने कहा एक न्यू सर्किट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेज में आपको न्यू सर्किट जो है वो ड्रॉ करना जरूरी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे न्यू सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को हमने यहाँ एक्टिवेट किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस ये ओपन सर्किट वाली ब्रांच है उसको शॉर्ट करना है। तो ये देखिए ओपन सर्किट वाली ब्रांच को हमने शॉर्ट कर दिए, और अब ये जो शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, अब ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो करंट को हम कहेंगे नॉर्टन करंट। तो यहां हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो ये करंट हम इसके अंदर से शो कर रहे हैं, ये देखिए ये है करंट, ये है नॉर्टन करंट, हम इसको कहेंगे IN। बस हमें ये IN यहां पे फाइंड आउट करना है। ये सर्किट में ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका वैल्यू यहां पे दिया नहीं है, बस V के फॉर्म में दिया है। तो आप जो सॉल्व करोगे वो V के फॉर्म में ही सॉल्व करोगे, पूरा सोल्यूशन आपका V के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम ये IN यहां पे फाइंड आउट करेंगे। अब ये IN फाइंड आउट करने के लिए कौन से मेथड का यूज करना है, चॉइस आपकी है। या तो आप KVL का यूज करो यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या तो आप KCL का यूज करो यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, या तो आप करंट डिवीजन रूल या करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करो, या तो आप ओम्स लॉ का यूज करो। जो फार्मूला जो मेथड आपको यूज करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस IN फाइंड आउट करना है, यहां से फ्लो होने वाला करंट, ये ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी मेश एनालिसिस। तो आसानी से हम IN यहां निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ KVL अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन दोनों लूप में ले लो। अब करंट का डायरेक्शन क्या लेना है वो चॉइस आपकी है। ये देखो यहाँ पे IN का डायरेक्शन ऐसा डाउनवर्ड है, मतलब सेकंड लूप में करंट जो है ऐसा क्लॉकवाइज है, तो फर्स्ट लूप में भी क्लॉकवाइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको बोलो करंट I1 और इसको बोलो करंट I2। ठीक है, I2 यानी ही IN, यहाँ पे जो I2 और IN है वो एक ही है। हमने यहाँ पे करंट I2 लिया है, I2 ही IN है। यहाँ पे हम लिख के भी देते हैं कि I2 इज द IN। ठीक है, इस तरह से। तो चलो अब हम यहाँ पे KVL अप्लाई करके I2 फाइंड आउट करेंगे यानी IN। तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KVL। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो लूप 1 क्या है, देखो ये लूप 1 है, इसमें अगर आपको KVL अप्लाई करना है तो इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है, ये वोल्टेज सोर्स, ये 2 ओहम और ये 5 ओहम। तो यहाँ पे KVL अप्लाई करो तो चेक करो यहाँ पे जो करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये करंट I1 वोल्टेज सोर्स में कहां से एंटर कर रहा है, तो ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू इक्वेशन में लिखते समय पॉजिटिव में लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू V। इसके पहले हमने KVL के प्रॉब्लम्स में ये चीजें क्लियर किए हैं कि आपको कौन से वे से सॉल्व करना है वो चॉइस आपकी है। ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू प्लस में लिखा है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए प्लस में लिखा है। अगर आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव साइड से एंटर करने पर आप उसका वैल्यू निगेटिव में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल इक्वेशन एक ही बनता है, आंसर एक ही आता है। ठीक है ना,
केवीएल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2-3 अलग अलग मेथड्स है, कोई भी मेथड यूज करो आंसर एक ही आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अभी हमने वोल्टेज सोर्स का वैल्यू प्लस में लिखा है क्योंकि उसमें करंट पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। उसके बाद ये 2 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिखो तो वो हो जाएगा 2 इंटू I1, और 5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 5 इंटू I1 माइनस I2, क्योंकि 5 ओहम जो है वो कॉमन ब्रांच है दोनों लूप के लिए, तो दोनों करंट्स उसमें से फ्लो हो गए। तो हम यहां लिख लेंगे 2 इंटू I1 प्लस 5 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ओके, इसको हटा देते हैं और अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2I1 और 5I1 तो ये हो जाएगा 7I1, ठीक है, और ये 5I2 हो जाएगा माइनस में 5 ऑफ I2, और ये V ऑफ 2 को उधर शिफ्ट करो तो ये माइनस V ऑफ t हो जाएगा। ये V ऑफ t के फॉर्म में ही पूरा सॉल्व होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिए हैं, ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहो। साइमल्टेनियस इक्वेशन है I1 I2 के फॉर्म में, पहले लूप में हमने KVL अप्लाई किए तो पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब चलो दूसरे लूप में KVL अप्लाई करो, लूप 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होता है, अप्लाई KVL इन लूप 2। तो लूप 2 में कितने एलिमेंट्स है वो चेक करो। तो लूप 2 में सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक 5 और एक 4। तो 4 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 इंटू I2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 इंटू I2, और 5 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 5 इंटू I2 माइनस I1 प्लस 5 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, और इसके थ्रू इक्वेशन ऐसा बनेगा माइनस ऑफ 5I1 प्लस ऑफ 9I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहो, ठीक है। बस ये 2 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। ये पहली इक्वेशन, ये देखो ये इक्वेशन जो कि I1 I2 के फॉर्म में है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और ये दूसरी इक्वेशन ये भी I1 I2 के फॉर्म में है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। और अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको I1 I2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको I1 I2 निकालना है। अब ये I1 I2 निकालने के लिए आपके पास 2-3 मेथड है। आप I1 I2 निकालने के लिए या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो, या तो आप यहाँ पे चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो या एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, या तो आप I1 I2 निकालने के लिए क्रैमर्स रूल का यूज करो। वैसे बताना चाहेंगे I1 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ I2 निकालना है हमें, क्योंकि I2 की रिक्वायरमेंट है, I2 ही IN है। अगर हमें I2 मिल गया, I2 यानी ही IN है। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे I2 निकाल लेते हैं। हम आपको एक काम करते हैं, आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताते हैं, क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करके बताते हैं और कैलकुलेटर से भी आपको निकाल के बताते हैं। आंसर देखना मैच करा के बताएंगे, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ये सर्किट का काम हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसका काम नहीं है अभी फिलहाल, तो हम इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे। तो अगर आपको क्रैमर्स रूल का यूज करना है तो I2 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा, लेकिन उसके लिए आपको ये दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। देखो कुछ कॉलेजेस में जो है वो क्रैमर्स रूल से बताते हैं, इसलिए आपको क्रैमर्स रूल बता रहे हैं, ठीक है। इसके पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व किए हैं, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा है ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन लिखना होता है। तो देखो पहले इक्वेशन में I1 I2 के कोएफिशिएंट है 7 एंड -5, और दूसरे इक्वेशन में है -5 एंड 9। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे अननोन मैट्रिक्स I1 I2 ऐसा लिखो, और यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखो जो कि रहेगा -V ऑफ t एंड 0। तो हमने दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किया है, और अब यहां से हमें सिर्फ I2 निकालना है, I1 निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। आप चाहे तो I1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है I1 की, हमें सिर्फ I2 की रिक्वायरमेंट है। तो I2 निकालो, फार्मूला ऐसा होगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा 2 के लिए न्यूमरेटर में एक डिटर्मिनेंट तैयार करो, और डेल्टा के लिए डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट तैयार करो। तो पहले हम डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा बनाना सिंपल है, आपको बस क्या करना है, आपको ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम यहां लिख लेंगे 7 -5 -5 एंड 9। तो ये हो गया डेल्टा यानी हमने ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखे। और अब डेल्टा 2 में आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट मैट्रिक्स के। ये जो सेकंड कॉलम है ना, ये सेकंड कॉलम को आपको इससे रिप्लेस करना है, कांस्टेंट मैट्रिक्स से इसको रिप्लेस करना है, ठीक है।
तो ये ऐसा रहेगा 7 and -5 फर्स्ट कॉलम, ये देखो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ गया। सेकंड कॉलम की जगह हमें ये लिखना है -v ऑफ t एंड 0। ये देखो सेकंड कॉलम को हमने रिप्लेस किए कांस्टेंट मैट्रिक्स से इस तरह से। ये डेल्टा 2 के टाइम है। अगर डेल्टा 1 फाइंड आउट करना होता तो हमने क्या किए होते, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किए होते कांस्टेंट मैट्रिक्स से। ये रूल है क्रैमर्स रूल से, अगर आपको सॉल्व करना है तो ठीक है। और अब बस इसको सॉल्व करो तो देखो ये क्या होगा, न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 5 ऑफ माइनस में -5 ऑफ v ऑफ t, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 63 माइनस ऑफ 25, ठीक है। और इससे अब हमें I2 यहाँ मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर में -5 और डिनोमिनेटर में 63 माइनस 25, तो ये आ रहा है पॉइंट में 0.131, माइनस में 0.131, और v ऑफ t यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किए, ये हमने यहाँ पे I2 फाइंड आउट कर लिया है, और ये माइनस में आया है। तो माइनस में आया है तो आपको माइनस हटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। I2 ही IN है, ठीक है, I2 ही IN है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे IN यानी ही I2 यानी ही -0.131 v ऑफ t, और एम्पियर बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। एम्पियर यूनिट एम्पियर रहेगा, ये डेफिनेटली ये तय है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने फाइनली यहाँ पे नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर लिए, यानी ये जो स्टेप 2 है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, ये v ऑफ t के फॉर्म में हमने निकाले, और ये हमने क्रैमर्स रूल से निकाले। चलो इसको कैलकुलेटर में हम साइमल्टेनियसली चेक करके देखते हैं कि हमने जो आंसर जो फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। I1 तो फाइंड आउट नहीं किए, हमने डायरेक्टली I2 फाइंड आउट किए, तो हम I2 को सिर्फ चेक कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेटर में आपको पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन होता है, आपको उसी से ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I1 का कोएफिशिएंट है 7 इक्वल टू, I2 का कोएफिशिएंट है -5 इक्वल टू के राइट साइड में -1 लिखो, ठीक है ना, जैसे v ऑफ t को एज अ 1 ले लो, -1 लिखो, इक्वल टू I1 का कोएफिशिएंट है -5 सेकंड इक्वेशन में, नेक्स्ट है I2 का कोएफिशिएंट 9, और इक्वल टू के राइट साइड में 0, ठीक है। तो हमने साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, तो पहला आंसर आ चुका है x, जो कि x यानी पहला आंसर यानी I1 हमें मिल रहा है यहाँ पे, जो कि है -0.236 v ऑफ t के फॉर्म में रहेगा, और इक्वल हमें I1 से कुछ मतलब नहीं, I2 से मतलब है। चलो देखते हैं I2 उतना ही आता है क्या। तो I2 हमने चेक किया है, यस बिल्कुल I2 आ चुका है -0.131 v ऑफ t के फॉर्म में। इसका मतलब इसके थ्रू जो हमने निकाले हैं क्रैमर्स रूल से बिल्कुल सही है, इससे हमने क्रॉस चेक करके देख लिया है। आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको कह रहे हैं कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, तो आप क्रैमर्स रूल से ऐसा सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वो कह रहे हैं कि क्रैमर्स रूल यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करो, तो फिर आपको इतना स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समय आपका बच जाएगा। आप इसके बाद डायरेक्टली लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहां से डायरेक्टली I1 I2 निकाल लेना और यहां पे लिख लेना। लेकिन लिखते समय आंसर में v ऑफ t जरूर लगाना है, क्योंकि हमने v ऑफ t के जगह यहाँ पे क्या लिए थे, 1 लिए थे। लेकिन आपको आंसर में लिखते समय अभी जैसे यहाँ पे I1 क्या आया है, देखो I1 यहाँ पे आया है -0.236, इतना आया है। v ऑफ t यहाँ तो लिख के नहीं आया, लेकिन आपको लिखते समय लिखना है कि I1 इज -0.236 v ऑफ t एम्पियर, और इज इक्वल टू I2 इज -0.131 v ऑफ t एम्पियर, ऐसा लिखना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो बस कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो स्टेप नंबर 1, ये देखो कैलकुलेशन ऑफ ZTH, ये पहला स्टेप हमने आपको कहा था कि इसके प्रॉब्लम जो है आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है। पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ ZTH यानी इक्विवेलेंट इंपेडेंस, वो हमने निकालना था अक्रॉस AB, वो हमने फाइंड आउट किया। एंड स्टेप नंबर 2 हमने फाइंड आउट करना था नॉर्टन करंट IN, तो ये हमने IN फाइंड आउट कर लिए हैं। नॉर्टन करंट इज द शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि ओपन टर्मिनल AB को शॉर्ट करके जो ब्रांच में से फ्लो होता है ना, वो होता है नॉर्टन करंट IN, वो हमने निकाल लिए, ठीक है यहां तक। अब चलो लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो चलो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अगर हमें बनाना है, ये हमने एक न्यू स्क्रीन लिया है, यहाँ पे बस हमें ZTH की जरूरत है, बाकी ये जो चीज़ों की जरूरत नहीं है इसको हटा देते हैं। ये देखो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें ये कुछ चीज़ें जो नहीं चाहिए हमें बस उसको हटाना है। ZTH चाहिए, देखो हमने ZTH रखे और IN रखे, बाकी सब
को हम हटा देंगे। ये देखो, ये IN है जो लास्ट स्टेप में हमने सॉल्व किए थे, IN और ये ZTH। चलो अब इसका यूज करके हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 3, तो यहां लिखेंगे स्टेप 3 नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखो, क्योंकि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी हमने इसके पहले के टॉपिक में कवर किए थे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में हमने ZTH और IN निकाले। ZTH और IN आपको पैरेलली कनेक्ट करना पड़ता है, जबकि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ना, उसमें जो ZTH और VTH है वो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। तो ध्यान में रखो, थेवेनिन में ZTH VTH सीरीज में और नॉर्टन में ZTH IN पैरेलल में। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपका सॉल्यूशन जो है आपको वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो कैसे ये बनता है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो सबसे पहले ये हमने यहाँ पे इस तरह से ये करंट सोर्स, यहाँ पे करंट सोर्स लगा दिए, यहाँ पे लिख लो A एंड B आउटपुट टर्मिनल्स, और यहाँ पे लगा दो ZTH। ये देखिए इस तरह से आपको सर्किट ऐसा ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो करंट सोर्स यहाँ पे लगाओगे उसमें करंट का डायरेक्शन आप अपवर्ड देंगे, और यहाँ पे नॉर्टन करंट का वैल्यू लिख लेंगे, नॉर्टन करंट IN ऐसा आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ZTH लिख लो, ये है ZTH। अब आपको इनकी वैल्यूज लिखना है, तो ZTH है 5.428 ओहम एंड नॉर्टन करंट है -0.131 V ऑफ टी। V ऑफ टी के फॉर्म में ही सॉल्व होगा वो, V ऑफ टी के फॉर्म में ही वो आपको यहाँ लिखना है। एम्पियर तो A लिख लो यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे आपको, जो नॉर्टन करंट IN है वो माइनस में है। हमने डायरेक्शन देखो, बाय डिफॉल्ट जो है वो डायरेक्शन ऊपर दिया जाता है। जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन ऊपर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस यहाँ पे माइनस हटाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से माइनस हटा देंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है तो वैसा कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो भी चलता है। आप ऐसा शो करके आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चर को फिर भी पूछ लेना कि माइनस साइन हटाने की जरूरत है क्या, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है क्या। अगर वो बोलेंगे तो करो, नहीं तो इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और फाइनली यही पे प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करके देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो सर्किट ऐसा दिया था, ठीक है, और उसके लिए नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस फाइंड आउट किए ZTH, जिसके लिए हमने सोर्सेज को डीएक्टिवेट किए और ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस ZTH निकाले हैं सीरीज पैरेलल से। उसके बाद नॉर्टन करंट IN फाइंड आउट करने के लिए हमने सोर्सेज को एक्टिवेट किए, और जो ओपन टर्मिनल AB था उसको हमने शॉर्ट करके उसमें से फ्लो होने वाला करंट IN फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमने दोनों लूप में KVL अप्लाई किए। KVL अप्लाई करने के बाद ऐसी इक्वेशंस मिली, V ऑफ टी के फॉर्म में इक्वेशन मिली, और फिर हमने ये दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व किया है बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। पहले हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किए, फिर हमने क्रैमर्स रूल से सिर्फ और सिर्फ I2 निकाले। अगर आप चाहें तो I1 भी निकाल सकते हैं, और आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक हो सकता है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए। बस आपको ये सर्किट बस ऐसा ही आपको ड्रॉ करके छोड़ देना है। बस आपको ध्यान में रखना है, वैल्यू आपको लिखना है, ZTH का वैल्यू लिख लो, यूनिट लिखो, IN का वैल्यू लिख लो, यूनिट लिखो, डायरेक्शन A और B ऐसा शो करो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए सब आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। नॉर्टन थ्योरम्स के प्रॉब्लम्स के पहले आपको थेवेनिन थ्योरम के भी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व होते हैं अगर आप घर से ही इसको प्रैक्टिस करके जाओगे तो। ठीक है, तो ये था नॉर्टन थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी करिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।